आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। 16 जुलाई की करंट अफेयर्स आज हम आपके सामने, वो 17 जुलाई लिखा है, एक्चुअल में 16 जुलाई है, तो डिस्कस करते हैं। चलिए, तो ये 5 टॉपिक्स डेली करंट अफेयर्स आपको मिल रहे हैं। तो सबसे पहले तो इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, डिसेबिलिटी सिनेमा, मिलिटेंसी क्यों बढ़ रही है, क्रिटिकल मिनरल्स, ग्राम न्यायालय। तो इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी की हम बात करेंगे। तो पेपर 3 के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इससे पहले हमारा आंसर राइटिंग का कोर्स आप अवेल करें, क्योंकि आपको बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि हम आपको बताएंगे कि आंसर कैसे लिखना है, एग्जाम कैसे निकालना है, आपके आंसर को इवैल्यूएट किया जाएगा, तुरंत आपको बताया जाएगा कि आप कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप एक ज्वाइन करवाया जाएगा। तो सिर्फ 600 रुपये का कोर्स है, फटाक से इस कोर्स को अवेल करें। तो क्या है न्यूट्रिनो? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है भैया। ये पार्टिकल होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, वैसे न्यूट्रिनोज होते हैं। अरबों खरबों न्यूट्रिनोज जो है वो पास होते रहते हैं, लेकिन उनको डिटेक्ट नहीं किया जाता। मास नहीं होता इनमें, आपके शरीर से भी पास होते रहते हैं। तो कोलार में, ठीक है, पहली बार जो केजीएफ है ना, केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड्स, वहीं पे ही कोलार में इसको पहली बार डिटेक्ट किया था 1960s में। तो भारत, जापान और ब्रिटिश के जो वैज्ञानिक है उन्होंने कोलैबोरेट किया था। अगर आपको न्यूट्रिनो का डिटेक्शन करना है तो आपको बहुत नीचे जाना पड़ेगा। धरती के नीचे लैबोरेटरीज बनी है न्यूट्रिनो की, लेकिन दे आर वेरी एसेंशियल, क्योंकि यही न्यूट्रिनो, जब यूनिवर्स बना था ना, तो यही न्यूट्रिनो के पास ही सारी इंफॉर्मेशन है। तो एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसका मास नेग्लिजिबल होता ही नहीं है, और सबसे ज्यादा आपको यूनिवर्स में यही न्यूट्रिनो मिलेंगे भाई। अब देखो, जैसे मान लीजिए कोई घर तोड़ा या घर बनाया तो बहुत सारी वेस्ट निकला। अब उस वेस्ट में एक सबसे बहुत सारी चीजें होंगी ना, या सुनो, घर तोड़ा नहीं, जैसे मान लो कि घर तोड़ा। अब घर जब तोड़ा तो उससे बहुत ईंटें निकली, तो खूब सारी ईंटें के एबंडेंट है, तो उसको ये हमको पता चलेगा ना ईंटों को देख के कि यहां पे पहले घर हुआ करता था, यानी कि घर के बारे में इंफॉर्मेशन हमको मिल जाएगी। तो जैसे घर बनाने के लिए आपको ये सारी चीजें चाहिए होती हैं, ईंट हो गया, सीमेंट हो गया, अब वही देख के आप समझ सकते हो कि घर कैसा रहा होगा। वैसे ही हमारे यूनिवर्स में ये जो ईंट पत्थर, ये सब पार्टिकल्स है, जैसे हमारा पूरा यूनिवर्स जो है वो बना है। तो अरबों करोड़ों ट्रिलियंस ऑफ लाखों करोड़ों न्यूट्रिनोज जो हैं हर सेकंड पास होते हैं, हर सेकंड। और मैग्नेटिक फील्ड इनका घंटा कुछ नहीं बिगाड़ पाती है, समझ रहे हो? तो ये चीज है। तो भारत, अब जापान की अगर बात करते हैं तो केमियोका ऑब्जर्वेटरी है जो कि जापान में है, माउंट इकिनो में है। ये सुपर केमियाकांडे, ये 1996 में शुरू हुआ था ये ऑपरेशन, मतलब इसने अपनी लेबोरेटरी में इसने अपना ऑपरेशन जो है वो शुरू किया था, ठीक है ना। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था 2002 में, ओके। और जो ताकाकी इनके स्टूडेंट हैं उनको भी न्यूट्रिनो ऑसिलेट करते हैं, कमाल, 2015 में इस चीज के लिए इनको नोबेल प्राइज मिल गया। ये चीज है। अब जब जापान ने इतनी ज्यादा, जापान को इसका श्रेय जाता है, इतनी गजब साइंटिफिक डिस्कवरी कर ली, तो पूरी दुनिया जो है इस पर लग गई। और फिर ये बोला कि जो इंटरनेशनल न्यूट्रिनो प्रोजेक्ट है आप इसको चलाइए, चलाते रहिए, ओके। क्योंकि चीरते हुए, सन्नाटे को चीरते हुए न्यूट्रिनो, यानी कि एकदम धरती को चीरते हुए निकलती है, और जब धरती की डेप्थ में आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ग्राउंड पे ऑब्जर्वेटरी बनाए तो डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो 2011 में 1350 करोड़ सरकार ने इस पे लगा दिए थे। अब 10 साल बाद इसमें कोई खास प्रोग्रेस दिख नहीं रही है। बहुत ऑपोजिशन हुए हैं। क्यों? इन्वायरमेंटल कंसर्न जो है वो रेज किए गए हैं, ओके। अभी ये बनी नहीं है, आपको ये भी बता दूं। भारत में हालांकि ऑब्जर्वेटरी है, लेकिन अभी बनी नहीं है। तो इन्वायरमेंटल, मतलब जो यहां पे बनानी है तमिलनाडु, तो इन्वायरमेंटल बोला है कि भाई बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि न्यूट्रिनो है, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, वैसे न्यूट्रिनो है ही नहीं एक्चुअली में। यहाँ पे लोगों को थोड़े मिसकंसेप्शंस है, और बताते हैं कि भाई यहाँ पे कोई इन्वायरमेंटल इंपैक्ट नहीं होगा, और कोई रेडिएशन है ही नहीं, न्यूट्रिनो से कोई रेडिएशन नहीं आता है। लेकिन अब हम क्या बोल सकते हैं, अभी कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। भारत की साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी, एक नई ब्रांच ओपन हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अभी हमको न्यूट्रिनो को देखने के लिए बाहर जाना पड़ता है, वहां पे रिसर्च करनी पड़ती है, यहीं पे ही हो जाएगा। और फ्यूचर डिस्कवरी जो है वो अच्छी खासी हो जाएगी, एक मतलब अलग ब्रांच जो है वो हो जाएगी। अब डिलेस काफी ज्यादा हैं अगर आईएनओ प्रोजेक्ट की बात करें, ठीक है ना। तो वही है कि अगर आपको यूनिवर्स को समझना है तो आपको आईएनओ, मतलब इस पे जो है आपको काम करना पड़ेगा। अगला जो करंट अफेयर है वो डिसेबिलिटी और सिनेमा में है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं ना, ये आंसर राइटिंग के लिए ही है। आंसर आप ऐसे ही लिखेंगे, तो इसीलिए, और वैसे हर एक एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है।
तो पेपर 2 सुपर इंपॉर्टेंट है ये, तो आप देख सकते हैं डिसेबल्ड लोग हैं और कोई ना कोई इनको दिक्कतें हैं, कमाल के लोग होते हैं लेकिन, बट शारीरिक दिक्कतें हैं कुछ ना कुछ, और ये मूवी देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एक प्ली को एड्रेस किया, ठीक है ना। अब यहां पे आंख मिचौली एक मूवी थी, उसमें जो फिजिकल पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनके ऊपर बहुत गलत रिमार्क्स पास किए थे, ठीक है ना। तो कोर्ट ने गाइडलाइंस दी कि इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए, डेरोगेटरी रिमार्क्स। और कोर्ट ने यह बताया कि आखिरकार जो विजुअल मीडिया में डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो स्टीरियोटाइपिंग होती है, इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए। तो क्या क्या है आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, अरे अरे ये आ गए, इनको ये है, अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं, आप समझ सकते हैं, जैसे क्रिपल हो गया है ना, कभी कभी अंधा हो गया या चल नहीं पा रहा है, तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है भाई, देखिए आप अगर किसी को देखें ना, उसके ऊपर प्लीज दया मत खाइए, उसको ट्रीट करिए कि वो नॉर्मल इंसान है। जब ऐसा हो जाएगा ना तो बहुत खुशी होगी। उनको सबसे ज्यादा पीडब्ल्यूडीज को, मैं तो बहुत ज्यादा बात करता हूं उनसे, दिक्कत है कि जो उनके ऊपर दया खाते हैं। दया मत खाओ यार, वो भिखारी नहीं है, दे आर एज केपेबल एज यू, याद रखिएगा, और समटाइम्स मोर, क्योंकि वो पढ़ते हैं। तो ये चीज है। तो डेरोगेटरी जैसे क्रिपल हो गया, स्पास्टिक हो गया, है ना, अंधे, ये सब जितनी भी चीजें, विक्टिम हो गया, सफरिंग हो गया, ये सब, ये इस तरीके के टर्म्स जो है आप नहीं यूज कर सकते, समझ रहे हैं। तो मीडिया को ये समझना पड़ेगा, नथिंग अबाउट अस विदाउट अस। क्या बात है, हमारे बारे में कुछ मत बोलो और हमारे बिना भी कुछ नहीं हो तुम, ये थीम होनी चाहिए। तो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2017 में आया, जिसने 1995 को लॉ को रिप्लेस किया, ठीक है ना। बाकी नेशनल ट्रस्ट एक्ट है 1999, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट है 1992, और मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है 2017। तो ये आपको बॉडी में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, जो आंसर आप लिखोगे। अब दो प्राइमरी मॉडल, एक मेडिकल एक सोशल है। एक तो ह्यूमन राइट्स मॉडल है, जो सोशल मॉडल का ही एवोल्यूशन है। इसमें क्या है कि जैसे भाई मैंने बताया ना कि पीडब्ल्यूडी को इक्वल राइट्स दीजिए, वो पार्टिसिपेट करे। अगर कोई नहीं देख पा रहा है, कोई नहीं चल पा रहा है, कोई भी तरीके की अगर डिसेबिलिटी है, तो ऐसा ना हो कि आप उसके राइट्स को हटाएं, आप उसको इक्वल राइट्स दें, ताकि उनको भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना ना करना पड़े, ठीक है। अब कोर्ट ने ह्यूमन राइट्स पे थोड़ा सा ये बात मतलब एम्फसाइज किया है ना। और यहां पे सरकार और प्राइवेट एंटिटीज को यही बोला है कि देखिए पीडब्ल्यूडी का फुल पार्टिसिपेशन आप इंश्योर करें। मतलब ऐसा ना हो कि अगर सरकारी या प्राइवेट का कोई भी काम है, कोई भी जॉब है, तो आप इनके साथ डिस्क्रिमिनेटरी व्यवहार कर रहे हैं, तो आप इनका फुल पार्टिसिपेशन, अगर मान लीजिए कि कोई आपके साथ एक प्रॉपर इंजीनियर आ रहा है और अगर आपके पास पीडब्ल्यूडी वाला इंजीनियर आ रहा है और वो पीडब्ल्यूडी वाला ज्यादा काबिल है, तो आप उसको जॉब दें, ये यहां पे बोला है। लिमिटेशंस क्या है, देखिए सबसे पहली बात, लॉस तो बने हुए हैं, बट उसका इंप्लीमेंटेशन किधर है, इंप्लीमेंटेशन ही तो नहीं है, ये चीज है। अब ये जो फ्रेमवर्क है खाली विजुअल मीडिया के लिए अप्लाई करता है, ठीक है ना, बाकी हर डिपार्टमेंट पे ये अप्लाई, विजुअल मीडिया वही जो मूवीज हो गई या जो आप देख रहे हो, समझ रहे हो, बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए अप्लाई नहीं होता है। दिव्यांग या फिर डेरोगेटरी लैंग्वेज है, ये अभी भी बोली जाती है। अब सबको उठा के नहीं जेल में डाल दोगे, या हर जगह नहीं होता है, ठीक है। कोर्ट की गाइडलाइन है ना, कितने बच्चे जो है इस लेक्चर को देखेंगे, बहुत कम, समझ रहे हो। तो शायद कोर्ट की गाइडलाइंस भी उनको नहीं पता होगी। अब सिनेमैटिक एक्सप्रेशन जो है उसमें ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा आप गलत बोले या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को आप उसमें मतलब उनको दिखाएं लेकिन उनको मिस रिप्रेजेंट करें। तो ओवरऑल जो मैसेज है वो फिल्म का वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, और इसमें कोलैबोरेट अगर हम करेंगे बहुत सही रहेगा, और बाकी अगर मीडिया प्रोफेशनल्स के साथ भी अगर ट्रेनिंग करें तो भी बहुत बढ़िया रहेगा। ओके, जम्मू एंड कश्मीर, आज ही मैंने 3 लेक्चर किए जम्मू एंड कश्मीर पे, देखिएगा ज़रूर कि जम्मू एंड कश्मीर में जो पेपर 3 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, मिलिटेंसी बढ़ गई है। 8 जुलाई तो ठीक है, हमारे 5 वीर जवान वीर गति को प्राप्त हुए। आज दोस्तों आज की बात है, 4 जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं, मतलब कल। वैसे तो अगेन कश्मीर में मिलिटेंसी खत्म हो गई, अब जम्मू में मिलिटेंसी, कठुआ में ही हुआ और आज डोडा में हुआ। तो पिछले 3 सालों से लगातार हमले हो रहे हैं, हमारे 50 जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं। और जो इंसिडेंट है ये अगेन 9 जून से ये शुरू हुआ, जिसपे बस पे हमला हुआ था, 10 लोगों की जान गई थी, जो तीर्थ यात्री बस थी, और अब तब से लेकर अभी तक चल रहा है, समझ रहे हो।
तो जैसा कि हमने बताया कि चेनाब वैली में यानी कि जम्मू में ज्यादा देखने को मिला। पीर पंजाल का साउथ, पीर पंजाल के नॉर्थ में कश्मीर है, कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो चुका है, लेकिन यहां अभी जम्मू में आतंकवाद जो है वो काफी ज्यादा हमको देखने को मिल रहा है, राइट। अब 2021 से बात करें तो जम्मू ने अभी तक 31 टेरर इंसिडेंट्स देखे हैं, 31 बार आतंकवादी हमला हुआ। याद रखिएगा कि 2021 में हमने सीज फायर किया था पाकिस्तान के साथ, अब उनको उन्हीं के ही उन्हीं के ही भाषा में जवाब देने का वक्त है। 47 सिक्योरिटी फोर्सेस अभी तक उनकी जान जा चुके हैं, 19 सिविलियंस मारे गए हैं। 263 इंसिडेंट कश्मीर में हुए जिसमें 68 सिक्योरिटी फोर्सेस और 75 सिविलियन डेथ्स हुई हैं। टोटल अभी तक 48 आतंकवादी मारे जा चुके हैं और कश्मीर में 417 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। तो जम्मू में 48, कश्मीर में, तो आप देख सकते हैं कि जो कैजुअलिटी आतंकवादी की बहुत हुई है। लेकिन क्यों हुआ है भाई? जैसा कि हमने बताया कि जो कम हो गई है। देखिए कश्मीर में एक प्रॉपर ग्रिड है, मतलब हर जगह वहां पे मिलिट्री है। लेकिन जम्मू में क्या हुआ कि गलवान क्लैशेस के बाद, क्योंकि जम्मू में कोई हमले हुए नहीं, शांति रीजन रहा ये, तो वहां पे ट्रूप्स हटाए गए और उसको चाइना बॉर्डर पे रीडिप्लॉय किया गया। अब जाहिर सी बात है कि आप हर जगह पे जवानों को नहीं रख सकते। जैसे जम्मू कश्मीर एक ऐसा एरिया पाकिस्तान से लगता है, अब हिली रीजन है या फिर जंगल वाला रीजन है, वहां से आतंकवादी कहीं से भी आ सकते हैं। हर जगह आप फेंसिंग नहीं लगा सकते। तो इसमें आप टेक्नोलॉजी का सहारा लीजिए। मेरे ख्याल में इसमें ड्रोन्स हो गया, कैमरेज हो गया, वो यहाँ पे इसरो या DRDO या फिर जो और हमारी IITs की मदद से आर्मी जो है ये काम कर सकती है। तो सिक्योरिटी ग्रिड जो है वो बहुत ही पतली हो गई जम्मू में। अगर हम बात करते हैं मिलिटेंट्स जो हैं, ये जो जम्मू में क्योंकि कम सिक्योरिटी है, हालांकि ये खाली वक्त की बात है, फिर से यहाँ पे सिक्योरिटी आ जाएगी, लेकिन क्योंकि जम्मू में हमेशा से ही यहाँ पे हमले नहीं हुए हैं, यहाँ पे इस बार हमले हो रहे हैं, इसका एडवांटेज लिया। फिर उसके बाद टेररिज्म, जो जम्मू है, इट इज एक्चुअली डिसरप्टिंग दी सरकार नेगेटिव, क्योंकि 370 को एब्रोगेट किया। अब आप कश्मीर में तो आतंकवादी हमला कर नहीं सकते क्योंकि वहां पे आपकी खैर नहीं, तो बचा क्या? जम्मू, जो सेंसिटिव एरिया नहीं है, यानी कि जहां पे सिक्योरिटी कम है उसको टारगेट करो। तो इसी में आपको जम्मू में ये आतंकवादी ज्यादा देखने को मिलेंगे और इस वजह से कम्युनल टेंशन जो है वो बनी रहती है। अब 20 से 25 आतंकी जो हैं वो इस समय पाकिस्तान से आए हैं और पूंछ, राजौरी और कठुआ, डोडा, बसंतगढ़ एरिया में, जो कि जम्मू में आते हैं, यहां पे आतंकियों ने शरण लिया। अब ये देखिए OGW, ओवरग्राउंड वर्कर जो है इनकी मदद करते हैं, उनको पता है कि सारे रास्ते किधर से जाते हैं, कैसे क्या करना है, तो सब कुछ। टरेन बहुत मुश्किल है, यहां पे आपको जंगल देखने को मिलेगी, कनेक्टिविटी बहुत पुअर है, तो इसी वजह से ये लोग आसानी से जो है वो आ जाते हैं। आज मैंने एक और आपको मतलब लेक्चर लिया था, रोड बहुत पुअर है, जहां पे हमले हुए हैं वहां पे रोड बहुत पुअर है, ठीक है ना। और आप विश्वास नहीं करोगे कि आधे से ज्यादा हमले उसी एरिया में हुए हैं, जो NH 144A, मतलब मेन जो राजौरी तक जोड़ती है ना, वो उसकी रोड। हालांकि लोकल सपोर्ट बिल्कुल नहीं है, ठीक है, लेकिन जो रियासी बस में हमला हुआ ना, उसमें कुछ लोकल कोऑपरेशन हमको देखने को मिलता है, लोकल सपोर्ट एकदम मिनिमल है, ठीक है। साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन इस पर चल रही है, लेकिन ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है। एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है, क्या क्या लूप होल्स उनको एड्रेस किया जा रहा है। विलेज डिफेंस कमेटी कि यहाँ पे क्या है ना कि जो गांव वाले हैं, अब देखिए हर जगह आर्मी नहीं हो सकती, तो गांव वालों को ट्रेन किया जा रहा है, उनको बंदूकें दी जा रही है, इनको रिवाइव किया जा रहा है। ऑपरेशन सर्प विनाश 2003 में ये ऑपरेशन चलाया था और अगले 4 सालों में 2007 तक खत्म कर दिया था। आतंकवाद कश्मीर से खत्म, आर्मी को फ्री हैंड देना चाहिए, खेल खत्म हो जाएगा। क्रिटिकल मिनरल्स भारत में बहुत ही ज्यादा जरूरी है, पेपर 1 सुपर इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी। तो भाई क्रिटिकल मिनरल्स इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी सब कुछ आगे आने वाले भारत की नींव रखेंगे क्रिटिकल मिनरल्स। तो सेंटर ने यह बोला है कि आ जाओ भैया बिडिंग करो, माइनिंग राइट्स दिए जाएंगे, ठीक है ना। देखिए क्या होता है कि जैसे अभी ग्रेफाइट, फास्फोरस और लिथियम के लिए माइनिंग राइट्स दिएगा, और ये लिथियम, ग्रेफाइट, फास्फोरस तो इंडस्ट्री के लिए बहुत, और लिथियम आपको पता ही है कि वो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बैटरी लगती है वो लिथियम आयन रखती है। तो पहली बार प्राइवेट प्लेयर्स को ये राइट्स जो है वो दिए गए हैं, माइंस एंड मिनरल्स लॉ, जो कि ठीक है। क्रिटिकल मिनरल्स के लिए बिडिंग सरकार ने बोली कि आप बताइए। अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई खदान है, अब उसमें अगर भाई कोयला है या जैसे अब इसमें लिथियम फास्फोरस की बात हो गई, तो कौन खोदेगा? तो आप बोली लगाइए। अब एक बार आप बोली लगाएंगे तो आपको हम कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, अब वो आपके ऊपर रहेगा, आप खोदिए, हमको दीजिए, और जो भी उसमें पैसा मिलेगा वो आपका, समझ रहे हो। तो क्या होता है क्रिटिकल मिनरल्स? भाई देखिए अमेरिका ने 35 ऐसे मिनरल्स की सूची बनाई हुई है, समझ रहे हो।
बेसिकली ये वो मिनरल्स होते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी, डिफेंस, एरोस्पेस, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब जगह लगते हैं। लिथियम जो है वो बैटरी क्रिएट करता है, हीलियम जो है वो एमआरआई में यूज आता है, ठीक है ना, एमआरआई होता है ना, मैग्नेटिक रेजोनेंस, पूरा आपके वो, तो उसमें हीलियम यूज होता है। यूरेनियम जो है उसमें रेडिएशन, और यूरेनियम और भी न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए यूज होता है। पोटैश फर्टिलाइजर के लिए यूज होता है। इंडियम जो है वो एलसीडी के लिए यूज होता है। स्ट्रोंटियम फायरवर्क्स, तो ये सारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं, इसको आराम से पॉज करके देख लीजिएगा। इसकी पीपीटी जो है हमारी वेबसाइट, नहीं तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो इंपॉर्टेंस क्या है भाई, जैसे कॉपर, लिथियम, निकल और कोबाल्ट है भाई, ग्रीन एनर्जी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही चीज तो हम लगाएंगे। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल या जो भी एनर्जी एफिशिएंट चीजें आ रही हैं, यही चीजें लगेंगी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कहती है कि देखिए ये मिनरल की डिमांड बढ़ेगी जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पे जाते जाएंगे, इलेक्ट्रिक उस पे व्हीकल पे जाते जाएंगे, तो वैसे वैसे इनकी डिमांड बढ़ती जाएगी। 2040 तक कॉपर की डिमांड 50% तक, निकल और कोबाल्ट और जितने भी रेयर अर्थ मेटल हैं, अभी चाइना जो है क्रिटिकल मिनरल और रेयर अर्थ मेटल में बाजी मार रहा है, ये दुगनी होने वाली है। ग्रेफाइट की जो मांग है वो 4 गुना ज्यादा बढ़ेगी, लिथियम की 8 गुना ज्यादा बढ़ेगी। तो ऐसे में आपको चाहिए, अब जो देश इस पे बाजी लगा देगा वो अरबपति हो जाएगा, वो डेवलप हो जाएगा। भारत के पास प्रॉब्लम ये है कि भारत के पास ये सारे मिनरल्स हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये पूरी बेल्ट है, बिहार, वेस्ट बंगाल, लेकिन ये रिसोर्स कर्स्ड है। झारखंड, छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नक्सलवाद की है ना, यही है। तो भारत इस समय हम इंपोर्ट करते हैं लिथियम, कोबाल्ट, निकल अमेरिका और चाइना से मंगाते हैं। 95% जो भारत का कॉपर है वो इंपोर्ट से आता है, चाइना से। मैंने क्या बताया, चाइना का जो नॉर्दर्न वाला रीजन है ना, जो तिब्बत साइड वाला रीजन है, बहुत सारे रिसोर्सेज चाइना उसी की वजह से ही डेवलप है। अगर वो वाला रीजन नहीं होता, क्योंकि सारी माइनिंग वही होती है, तो चाइना डेवलप ही नहीं होता। ये चीज है। तो भारत ने नेचुरल रिजर्व जो हैं वो क्रिटिकल मिनरल्स के अच्छे खासे हैं भारत के पास, लेकिन जैसा कि हमने बताया अभी तक उनको कुछ भी बिल्कुल एकदम आप समझिए कि 10-15% उसको हमने यूज किया है। जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम रिजर्व्स मिले 5.9 मिलियन टन्स का, तो ये बोला गया कि शायद सेल्फ सफिशिएंसी आ जाए। माइंस एंड मिनरल्स एक्ट अगस्त 2023 में आया, पिछले साल। अब इसमें 24 क्रिटिकल मिनरल्स के लिए कंसेशंस दिए जाएंगे, आप समझ रहे हो। अब 20 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स का अभी नवंबर में पहला ऑक्शन हो गया और अभी फरवरी और मार्च में हुआ। 6 विनर्स आए इसमें। मतलब देखिए, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। जैसे इसमें 24 क्रिटिकल मिनरल्स को खोदने के लिए कि खोद के निकालो भैया, तो अभी 20 क्रिटिकल मिनरल्स की ऑक्शन हो चुके हैं। ऑक्शन वही बिडिंग कि कौन खोद के निकालेगा। अच्छा, तुम सबसे कम पैसा ले लो, तुमको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तुमको टेंडर दे दिया, तुम खोद के निकालो। तो 6 हमको यहां पे विनर्स देखने को मिले हैं। उड़ीसा, तमिलनाडु, यूपी और छत्तीसगढ़, यहां पे जो है वो ऑक्शन हुआ है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो भाई सिंपल सी बात है कि देखिए, भारत जो है डेवलप करने के लिए आपको ये मिनरल्स चाहिए, समझ रहे हो। अभी तो हम प्रीलिम्स स्टेज 1 पे ही हैं, लेकिन 2030 से पहले हमको इसको निकाल के कमर्शियलाइज करना है, ठीक है। और आपको पता है कि क्योंकि हम बाहर पे डिपेंडेंट हैं, अब रशिया यूक्रेन वॉर है, तो वैसे भी बहुत सारी चीजें हम नहीं मंगा रहे हैं, हमको ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। अगर मान लीजिए कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन हम बढ़ा देंगे, वॉर का जमाना है, कभी चाइना युद्ध में जा सकता है, तो हमको कॉपर खरीदना और महंगा पड़ सकता है, जो कि अल्टीमेटली भाई कॉपर, लिथियम, कोबाल्ट, इन सब में अगर ये महंगे होंगे तो आप कई व्हीकल, आपका एयर में जो आप प्लेन में उड़ान भरते हो, वो सब महंगा हो जाएगा। तो इसीलिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा दो, ताकि हम बाहर से जो भी हो, हमको क्या लेना देना, हमारे घर में तो उग ही रहा है, हम घर से तो निकाल ही रहे हैं, है ना। तो अभी एक तो ये हो गया, दूसरा ओवरसीज एसेट्स भी शायद सेंटर एक्वायर कर ले, जैसे लिथियम ब्राइन माइंस अर्जेंटीना, है ना। अमेरिका की जो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, इसमें क्या होता है, इसमें जैसे अब जैसे अर्जेंटीना की बात करें तो इसमें वहां पे मान लीजिए कि माइन है। अब भारत ने बोला कि देखो हम तुमको इतने पैसे देंगे, या तुम कुछ मत करो, हम करेंगे, और जब हम कर लेंगे तो बदले में 50% हमारा, 50% तुम्हारा। तो ऐसे ओवरसीज राइट्स भी मिल सकते हैं, ओवरसीज एसेट्स की बाहर जाके हम ये निकाल लेंगे। ग्राम न्यायालय की बात करें, पेपर 2 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट सवाल हमेशा बनता है। ओके, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट जारी ग्राम न्यायालय से। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है स्टेट्स और हाई कोर्ट को कि किधर है ग्राम न्यायालय, तो बना दिए, लेकिन कहां है। 16 साल पहले ग्राम न्यायालय को बनाया गया था कि रूरल एरियाज में अच्छा जस्टिस मिले, लेकिन फिर भी कुछ हुआ नहीं। लोकल कोर्ट्स पे बर्डन उतना ही रहा, क्योंकि लोकल कोर्ट्स पे बर्डन बहुत हो जाता है, जिसकी वजह से भैया मुकदमा चलता है चोरी की ससुराज, और फैसला आ रहा है 7-8 साल बाद। फायदा क्या है
जितने की चोरी नहीं की उससे 10 गुना ज्यादा तो हमने कोर्ट में लगा दिया पैसा, तो फायदा क्या है? तो ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 का आया है, लेकिन अभी तक खाली 450 ग्राम न्यायालय जो है वो सेटअप किए गए हैं, 300 उनमें से फंक्शनल हैं। ठीक है, अब जस्टिस बी आर गवाई कहते हैं कि भैया ये हर सिटीजन का राइट है कि उनको अफोर्डेबल जस्टिस मिले। तो पेपर में तो बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन एक्चुअल में वड़ा पाव खाते तो ऐसा तो होगा नहीं। जस्टिस के वी विश्वनाथन बताती है कि भैया देखिए ये बहुत गलत है, आप समझ रहे हो, और ये हमने इसलिए बनाया था ताकि कोर्ट्स पे बर्डन कम हो, हम एक डीक्लॉग कर सके, मतलब जो इतनी ज्यादा क्लॉगिंग हो गई है, क्लॉगिंग समझते हैं ना कि भर गया है जितना, तो उसको हटा सके और एडमिनिस्ट्रेशन को डिसेंट्रलाइज कर सके। 4 करोड़ पेंडिंग केसेस अभी ट्रायल कोर्ट्स में। एडवोकेट प्रशांत भूषण जो कि एनजीओ नेशनल फेडरेशन ऑफ सोसाइटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि अभी 16,000 ग्राम न्यायालय की चाहिए हमको। कितनी है? 300 ऑपरेशनल है, 450 बनी बस। तो कहां 16,000? 10% भी न्यायालय नहीं बनी है। अरे 10% 5% भी नहीं बनी है, तो कैसे न्याय मिलेगा भाई? मजाक बना के रख दिया है। पता है कि ग्राम न्यायालय का बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ है, पंचायत एरिया में कमाल हुआ है, ग्राम न्यायालय ने बहुत बढ़िया, और जो मजिस्ट्रेट कोर्ट्स है, मुंशिप पे, उन पर बर्डन कम हुआ है। झारखंड, बिहार ने ग्राम न्यायालय को अपोज किया, ठीक है, कि लोकल और ट्रेडिशनल लॉ से ये जो है वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ग्राम न्यायालय बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर इंसान को जस्टिस मिलना चाहिए। एक बहुत ही शानदार डॉक्यूमेंट्री जिसको ऑस्कर मिला, आप वो देखिएगा, टू किल अ टाइगर, कमाल। उसमें आपको पता चलेगा कि कितना मुश्किल होता है गांव में अगर कोई गरीब है उसको न्याय मिलना। बेंच ने कहा कि कोई भी एफिडेविट्स, नो एफिडेविट्स अभी तक स्टेट गवर्नमेंट से हाई कोर्ट द्वारा नहीं फाइल किए गए हैं, जो जनवरी 2020 के ऑर्डर थे। स्टेट्स और हाई कोर्ट इनको डायरेक्ट किया जाता है कि फ्रेश एफिडेविट्स 6 हफ्ते के अंदर अंदर फाइल करें और बताएं कि कौन कौन ग्राम न्यायालय कहां चल रहे हैं, कितने चल रहे हैं, क्या हो रहा है। 11 सितंबर को अगली हियरिंग जो है वो होने वाली है। ये लेक्चर था। तो भाई 16 जुलाई के करंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने, और जैसा कि हमने बताया फटाक से कोर्स को अवेल करें, मजा आ जाएगा। थैंक यू सो मच।